फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा सेशन स्टार्ट है सीडीपी का। सीडीपी के अंतर्गत हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि? कैसे सीखना समृद्ध हो सकता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी है, वास्तविक दुनिया के से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन नंबर डी है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तो सही जवाब क्या होगा? सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। तो इसमें से कौन सा आंसर है जो सबसे ज्यादा सही है, मतलब सबसे ज्यादा सही लग रहा है आप लोगों को? तो बताइए। ऑप्शन नंबर सी है जो सबसे ज्यादा सही, यानी कि सही आंसर है इसका। क्योंकि सीखना समृद्ध हो सकता है जब वास्तविक दुनिया से, यानी कि हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, हम अपने क्लास ले रहे हैं बच्चों को, उसमें कुछ अगर सिखा रहे हैं तो सीखना कैसे समृद्ध हो सकता है? जब बच्चों को वास्तविक दुनिया से, यानी कि डे टू डे मतलब डेली लाइफ की दुनिया से रिलेटेड उदाहरण दे, बच्चों को उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। यानी कि डे टू डे मतलब डेली लाइफ से उदाहरणों को लाएं और तब कक्षा में रखे विद्यार्थियों के सामने, जिससे बच्चे जो है उस उदाहरणों से के को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ये हमारा जो होगा, जो सीखना समृद्ध, जो कुछ भी सीख रहे हैं बच्चे उसको समृद्ध करने के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने के का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। तो क्या होगा सही जवाब बताइए। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगर अभिभावक और शिक्षक में बात हो बच्चों की समस्या को लेके, तो अगर एक दूसरे से चर्चा करने से बच्चों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और
पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए पुनर्बलन के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान के निर्माण, ऑप्शन नंबर डी अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। बताइए सही जवाब क्या होगा। हाँ, तो हमारा सही जवाब है ज्ञान के निर्माण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ को गोद से लेती, क्या कह रहा है, जब बच्चों की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है, यानी कि बच्चे को गोद से ले रही है, तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। ऑप्शन नंबर ए संवेगात्मक दुश्चिंता, ऑप्शन नंबर बी अजनबी दुश्चिंता, ऑप्शन नंबर सी वियोग दुश्चिंता और ऑप्शन नंबर डी सामाजिक दुश्चिंता। तो क्या होगा सही जवाब बताइए आप लोग। हाँ, तो इसका सही जवाब होगा संवेगात्मक दुश्चिंता, क्योंकि संवेग, देखिए संवेग को दर्शाया जा रहा है। संवेग से रिलेटेड हम बहुत ही अच्छा वीडियो इस पे मतलब बहुत ही डिटेल्स में संवेग से रिलेटेड वीडियो को मैं अपलोड की हूँ अपने इस चैनल पे। सीडीपी के इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर उसमें देखिए। क्लास वाले वीडियो में संवेग से रिलेटेड वीडियो बनाया गया, बहुत ही अच्छा, और हर साल संवेग से क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य को वहाँ पे संवेग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य था है जो सीटेट में पूछते हैं उसको हमने डिटेल से समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, ऑप्शन नंबर बी तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अब बताइए तो समावेशी शिक्षा कहती किसको है, सो बताइए। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या कह रहा है हमारा। पहला ऑप्शन दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तो नहीं, ये तो गलत है। तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित होती है, नहीं, ये भी गलत है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों की सम्मिलित करने के से संबंधित होती, नहीं। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। समावेशी शिक्षा क्या होता है, विभिन्न प्रकार के बच्चे विभिन्न समुदाय से आते हैं क्लास में, और मतलब अपनी जो भी भाषा है, जो भी हर कुछ को उनके हर भाषा जो हो गया जिस क्षेत्र से आ रहे सभी बच्चे को एक समान शिक्षा मिले और सबको एक समान महत्व मिले। उनके भाषा को ध्यान में रखते हुए, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए क्लास को सुचारू रूप से संचालित किया जाए, ताकि सभी बच्चों को मतलब समान विकास हो सके, एक समान विकास हो। उसी को समावेशी की शिक्षा कहेंगे, सबको समान अधिकार के साथ शिक्षा मिले। तो चलिए समावेशी शिक्षा को मैं बता दी, आगे बढ़ते हैं। सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है, ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर बी शिक्षकों का सामान्य योग्यता स्तर, ऑप्शन नंबर सी सीखने के सीखने के सात्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, ऑप्शन नंबर डी सीखने के कार्य की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। हाँ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सीखने के सात्यक में विद्यार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। चलिए तो ठीक है, आप लोग समझ गए। सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। ऑप्शन नंबर ए पोलियोग्रस्त बच्चों अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, ऑप्शन नंबर बी पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कई विकल्प गतिविधि कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो क्या होगा सही जवाब बताइए। क्या कह रहा है, शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या
कहना सबसे उचित होगा? तो क्या कह रहा है, पोलियोग्रस्त बच्चे गाना प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी से मदद ले सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, तो हाँ, वैकल्पिक गतिविधि देना ही सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन नंबर बी से सेरेब्रल डिसफंक्शन, ऑप्शन नंबर सी संवेगात्मक विघ्न, ऑप्शन नंबर डी व्यवहारगत विघ्न। तो क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त विभिन्न सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। ऑप्शन नंबर ए वाक संबंधित रोग, ऑप्शन नंबर बी भाषाघात, ऑप्शन नंबर सी चलाघात, ऑप्शन नंबर डी पठन वैफल्य। तो क्या होगा? भाषा अवबोधन से संबंध विकार, यानी कि भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है, सो बताइए। हाँ, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी भाषाघात, यानी कि एफिजिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यह शोधाधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती है। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवक अध्ययन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन सुसंगत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यह सभी 7 बुद्धियों का समान महत्व नहीं देता है। बताइए क्या होगा? सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है विशिष्ट परीक्षाओं। ऑप्शन नंबर सी है विशिष्ट परीक्षाओं के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप है? ऑप्शन नंबर ए प्रायोगिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी संसाधन पूर्ण बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी गणितीय बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी व्यवहारिक बुद्धि। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी व्यवहारिक बुद्धि। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन नंबर बी इंद्रजनित गामक स्तर, ऑप्शन नंबर सी अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन नंबर डी मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो सही जवाब क्या होगा इसका? हाँ, इंद्रिय जनित गामक स्तर यही होगा। इंद्रिय जनित गामक स्तर में क्या होता है कि बच्चे जो है आंख नाक व हाथों से सोचते हैं, यानी कि 1 वर्ष तक के शिशु यानी कि छोटा बच्चा जो है तो जो कार्य करता है आंख नाक और हाथों के थ्रू, उसको हम इंद्रिय जनित गामक स्तर कहेंगे, उसके अंतर्गत रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है? उपेक्षा की बात कह रही, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई और सामाजिक। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? हाँ, तो भाषाई इसका सही जवाब होगा। चलिए क्योंकि उपेक्षा पूछ रहा है
तो वाइगोत्स की सांस्कृतिक और सामाजिक जैविक की बात तो की है, लेकिन भाषाई जो है जो इसकी उपेक्षा होगी वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, तो ये हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन कर रही है। ऑप्शन नंबर बी, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। ऑप्शन नंबर सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करे। ऑप्शन नंबर डी, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। बताइए तो सही जवाब क्या होगा। हाँ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अध्यापिका क्या कर रही है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर, यानी कि सभापति जो है इसके स्थान पे अगर सभा अध्यक्ष लिख रही है तो क्या कर रही है, तो एक लिंग मुक्त भाषा का ही ना प्रयोग कर रही है। तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतर पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। ऑप्शन नंबर डी, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। क्या सही जवाब होगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, मतलब अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है, यही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। स्तर नंबर 3, स्तर नंबर 4, स्तर नंबर 1 और स्तर नंबर 2। तो कौन सा होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी, स्तर नंबर 1 जो है जो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वंचित वर्ग के शिक्षार्थियों के निष्पादन का आकलन करने के लिए मानकीकृत परीक्षणों के स्थान पर शिक्षक निर्मित परीक्षणों को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि मानकीकृत परीक्षण केवल उन्हीं शिक्षार्थियों को दिए जा सकते हैं जो समाज के उच्च स्तर से आए हैं। ऑप्शन नंबर बी, मानकीकृत परीक्षण वंचित वर्ग के विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मानकीकृत परीक्षण में मापन की बहुत त्रुटियां होती है। ऑप्शन नंबर डी, मानकीकृत परीक्षण रटने पर केंद्रित होते हैं। तो सही जवाब बताइए क्या होगा। हाँ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मानकीकृत परीक्षण वंचित वर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं, यही होगा इसका सही जवाब। बताइए आप लोग सही जवाब क्या है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते क्या करें। वंचित वर्ग के शिक्षार्थियों के निष्पादन का आकलन करने के लिए मानकीकृत परीक्षणों के स्थान पर शिक्षक निर्मित परीक्षणों को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि मानकीकृत परीक्षण केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दिए जा सकते जो समाज के उच्च स्तर से आए। हाँ, तो ये तो नहीं होगा। मानकीकृत परीक्षण में मापन की बहुत त्रुटियां होती है, भी नहीं होगा। मानकीकृत परीक्षण रटने पर केंद्रित होता है, तो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी बचा ना हमारा, मानकीकृत परीक्षण वंचित वर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते। सही बात है, नहीं रखते, यानी कि सभी को एक समान मानकर मानकीकृत परीक्षण किया जाता है। हाँ, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष बच्चों की प्रारंभ में ही पहचान करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए है गौण निर्योग्यताओं से बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर बी है अन्य सामान्य बच्चों के अनुरूप बनने संबंधित उनके स्व प्रयासों को निरुत्साहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है हमारा विशेष विद्यालय में जाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है उनके विशेष स्तर से उबरने में उनकी सहायता करने के लिए। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। हाँ, तो इसका सही जवाब है उनके विशेष स्तर से उबरने में उनकी सहायता करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा नियम समावेशी शिक्षा को सुगम बनाता है। ऑप्शन नंबर ए, 80 अथवा उससे ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सीख सकते हैं
और सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यदि विशेष बच्चों को सामान्य कक्ष में शामिल किया जाता है तो फिर पीछे रह जाएंगे क्योंकि अन्य बच्चों का निष्पादन उन्हें निराश कर देगा। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता एक सामान्य शिक्षक के लिए बड़ी समस्या है। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के विचारों को महत्व दिया जाना चाहिए। बताइए सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा शिक्षार्थियों के विचारों को महत्व दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत समायोजन। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक व राजनीतिक विज्ञता। ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी, विशेष रोजगार के लिए तैयार करना। बताइए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा व्यक्तिगत समायोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता भय व दंड के कारण नियंत्रित होती है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्व नैतिक स्तर। ऑप्शन नंबर बी है परंपरागत नैतिक स्तर। ऑप्शन नंबर सी है स्वीकृति नैतिक सिद्धांत स्तर। ऑप्शन नंबर डी है नैतिकता स्तर। सही जवाब क्या होगा? हाँ, परंपरागत नैतिकता स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि है जो अधिगम का डैश से है, तर्क, चिंतन, बोध और विवेक। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है डीवी द्वारा, गिलफर्ट द्वारा, क्रूज द्वारा और रॉस द्वारा। सही जवाब क्या होगा? रॉस द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए, स्वाभाविक और कृत्रिम। ऑप्शन नंबर बी, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात तथा अर्जित। ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा का प्रलोभन। तो क्या है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण? बताइए आप लोग इसका सही जवाब। हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात तथा अर्जित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। ऑप्शन नंबर ए, कभी कभार हंसी और का शोर। ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण रूप से शांति। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक छात्र वार्ता। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। बताइए सही जवाब क्या होगा? जी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक छात्र वार्ता। एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित क्या है? अधिक संभावना इसी का शिक्षक और छात्र के बीच में बातचीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो किसमें विश्वास व्यक्त करना होगा? ऑप्शन देखते हैं हम। इसका ऑप्शन है विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न हो। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता, सौगंधिक व क्रोध का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर डी है हमारा समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षा। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को ऑप्शन नंबर ए, अनुदेशन, कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए, उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो सही जवाब क्या होगा बताइए? हाँ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदेशन, कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम और आज का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए
हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर बी जेवी वाटसन, ऑप्शन नंबर सी एल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन नंबर डी जीन पियाजे। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी एल्बर्ट बंडूरा जो है जो हमारा सही जवाब है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा जो क्लास है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों अगर हमारा ये क्लास पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।